मॉर्निंग। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन स्प्रेड। आप कहोगे इलेक्ट्रॉन एज ए सिंगल पार्टिकल है ना। अभी तक इसको लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर में और पार्टिकल्स में इसको ब्रेक नहीं किया जा सका है ना। लेकिन जो इक्वेशंस हैं, जो स्टैंडर्ड मॉडल है, सभी कुछ इलेक्ट्रॉन को एज ए स्प्रेड की ओर इशारा करते हैं। दरअसल स्टैंडर्ड मॉडल को देखें तो उसमें फील्ड ही सब कुछ होती है। ये न्यूक्लियस की फील्ड है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव फील्ड होगी। मॉडलिंग की तरफ हम सिंप्लिसिटी के लिए अगर एक डायमेंशन में इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव फील्ड को देखें तो रिचर्ड फेमन साहब बोलते हैं कि पार्टिकल और कुछ नहीं है, इसी नेगेटिव फील्ड में एक तरह का एक्साइटेशन है। तो पार्टिकल अगर मान लीजिए यहाँ पे जनरेट हो रहा है तो इस फील्ड का एक्साइटेशन पार्टिकल है। क्या है? इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल। अगला क्वेश्चन ये है कि एक ही पॉइंट पे ही क्यों एक्साइटेशन होगा? मल्टीपल पॉइंट्स पे भी एक्साइटेशन हो सकते हैं। ये सिस्टम इवॉल्व कर सकता है समय के साथ, और समय के साथ सिस्टम जब इवॉल्व करे तो ये जो पार्टिकल है कई पॉइंटों पे अगर आ जाए तब क्या दिक्कत है ना। तो इलेक्ट्रॉन को सिंगल पार्टिकल हमेशा समझना और स्प्रेड न समझना, ये फंडामेंटल एरर की ओर इशारा करता है। इसका कारण है कि इलेक्ट्रॉन को कभी भी लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर या जब भी इलेक्ट्रॉन पाया गया तो उसका हमेशा पूरा चार्ज ई पाया गया। तो इलेक्ट्रॉन इसलिए कभी भी ब्रेक स्थिति में नहीं पाया गया जो इस रियलिटी को इसको रिप्रेजेंट कर सके, और फिजिक्स मेजरमेंट पे ही आधारित है। तो इसलिए सिंगल एक्साइटेशन को ही हम मानते हैं और इस तरह के स्प्रेड को हम नहीं मानते हैं। जबकि लॉजिक यही कहता है कि अगर फील्ड में एक पॉइंट पे एक्साइटेशन हो सकता है तो फील्ड में मल्टीपल पॉइंट पे एक्साइटेशंस क्यों नहीं हो सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि फील्ड में मल्टीपल पॉइंट पे भी एक्साइटेशंस हो सकते हैं, या एक पॉइंट पे एक्साइटेशन है। तो ये पूरा सिस्टम जब इवॉल्व होगा तो मल्टीपल पॉइंट पे भी एक्साइटेशंस हो सकते हैं। मल्टीपल पॉइंट पे सिंगल पार्टिकल स्प्रेड में बदल सकता है। इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल। ठीक है। अच्छा, इस सिस्टम को देखिए जिसमें सिंगल पार्टिकल है, तो जाहिर सी बात है केवल एक पॉइंट पर पार्टिकल बना हुआ है, तो इसका मतलब फील्ड जो है यहाँ पे काफ़ी डिफ्रेंशिएटेड है। अगर यहाँ पे स्पेशल फील्ड है तो अगल बगल भी डिफ्रेंशिएटेड है। मतलब ये फील्ड जो है, अगर इसके फंक्शन को, इलेक्ट्रॉन फील्ड के फंक्शन को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो क्या बोलते हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा। ये फील्ड काफ़ी कॉम्प्लेक्स तरह की फील्ड होगी। ठीक है। कॉम्प्लेक्स, हम अलजेब्रा की बात नहीं कर रहे, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी होगी, एक्स के साथ काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, तभी यहाँ डिफ्रेंशिएशन पॉसिबल है। और अगर मल्टीपल पॉइंट्स पे सभी जगह पार्टिकल से एक्साइटेशंस आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं फील्ड को हम एक कोई भी क्या बोलते हैं जो फंक्शन है, सिनुसाइडल इत्यादि, किसी भी एक फंक्शन या ओमेगा में कम स्प्रेड के साथ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फील्ड को हम फॉर एग्जांपल साइन ओमेगा एक्स इंटू टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ एक सिंगल ओमेगा इस पूरी फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकता है। और फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्म है। क्या है? कैमरामैन रीमा जायसवाल, यूनिफॉर्म है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे फील्ड को अगर रिप्रेजेंट करना है तो अलग अलग रीजन में कहीं ना कहीं अलग अलग क्या बोलते हैं ओमेगास का यूज करना पड़ेगा। और ओमेगा में स्प्रेड ज़्यादा होगा तो मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि इसको हम फूरियर ट्रांसफॉर्म के जरिए या कोई भी इस फंक्शन को, इलेक्ट्रॉन फील्ड फंक्शन को, हमको साइन ओमेगा इंटू टी इंटू एक्स, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो फंक्शन होगा इलेक्ट्रॉन फील्ड फंक्शन एक्स एन टी का होगा फील्ड फंक्शन, और ये कहीं ना कहीं जो होगा वो a1 साइन ओमेगा 1 एक्स टी इस तरह से, और सम्युएशन होगा जहाँ ओमेगा 1 स्प्रेड को रिप्रेजेंट करेगा।
लेकिन पार्टिकल एक पॉइंट पे है तो जाहिर सी बात है कि अगर पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम देखें एक्स के साथ, तो एक पॉइंट पे है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन काफ़ी क्या बोलते हैं, पार्टिकल की पोजीशन यहाँ पे पार्टिकल केवल यहीं पे लोकेट है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या जो पार्टिकल के डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी बोलते हैं, वो जो फंक्शन है वो काफ़ी शार्प होगा। तो यहाँ पर पार्टिकल का स्प्रेड काफ़ी लेस है डेल्टा एक्स, लेकिन जो फंक्शन से हम फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे उसमें ओमेगा का स्प्रेड अर्थात ओमेगा पे आधारित है डेल्टा पी, मतलब पी क्या बोलते हैं मोमेंटम, तो मोमेंटम में स्प्रेड वहाँ पे क्या बोलते हैं ज़्यादा हो जाएगा अगर डेल्टा एक्स में स्प्रेड कम है। और यहाँ पर फील्ड चूँकि हर एक पॉइंट पर फैली हुई है और यूनिफॉर्मली है, तो ओमेगा में स्प्रेड या मोमेंटम स्प्रेड कम है क्योंकि हर जगह फील्ड एक ही जैसी है, ठीक है। लेकिन पार्टिकल में स्प्रेड ज़्यादा है इस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, डेल्टा एक्स ज़्यादा है और डेल्टा पी लेस है। यही हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल जो है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करता है, लेकिन फिजिकली इंडिकेशंस यही हैं कि अगर क्या बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है वो नेचुरली भी आ रहा है कि अगर फील्ड एक पॉइंट पे डिफ्रेंशिएट हो रही है तो काफ़ी डिफ्रेंशिएटेड फील्ड है, तो फील्ड में स्प्रेड ज़्यादा है, अलग अलग ओमेगाज रिप्रेजेंट करेंगे ओवरऑल फील्ड को, तो इसलिए क्या बोलते हैं फील्ड का नेचर अलग अलग पॉइंटों पे अलग है और पार्टिकल एक पॉइंट पे है तो डेल्टा एक्स लेस है। तो वहीं दूसरी ओर क्या बोलते हैं जब हर पॉइंट पे कहीं ना कहीं मास है तो फील्ड का नेचर एक जैसा है, तो ओमेगा में स्प्रेड मतलब डेल्टा पी में स्प्रेड कम होगा, लेकिन पार्टिकल हर जगह है इसलिए डेल्टा एक्स क्या बोलते हैं ज़्यादा होगा। ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है। इसको और क्लोजनली स्क्रूटनाइज अगर करने की कोशिश करें तो हम ये पाएंगे कि अगर हम एक्सपेरिमेंट करें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी एटम में एक्सपेरिमेंट करें और हम पार्टिकल को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल को हम अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट जब भी करेंगे तो अगर हम किसी वेव से करेंगे, क्या करेंगे, किसी वेव से करेंगे, किसी वेव से फोटोन के ज़रिए हम इस सिस्टम को इंटरेक्ट करेंगे, चाहे इससे करें चाहे इससे करें। हमको जब भी मिलेगा, जैसा कि मैक्स बॉर्न साहब कहते हैं कि हमको चाहे इस सिस्टम से इंटरेक्ट करें फोटोन के ज़रिए या इस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करें अर्थात मेजरमेंट करें, तो हमको इलेक्ट्रॉन एज अ कंप्लीट इलेक्ट्रॉन मिलेगा। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन का फील्ड है, पार्टिकल है या जो भी इंटरेक्शन है फोटोन के साथ इंटरेक्ट करें, एक सिंगल पार्टिकल ही हमको मिलेगा और चार्ज पूरा हमको मिलेगा ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो हाइजेनबर्ग साहब ने समझाने की कोशिश की कि अगर हम शॉर्ट वेवलेंथ लेते हैं तो पार्टिकल हमको इस सिस्टम में मिलता है, मतलब डेल्टा एक्स कम मिलता है, डेल्टा एक्स हमको डेल्टा एक्स में अनसर्टेनिटी कम मिलती है, लेकिन शॉर्ट वेवलेंथ की एनर्जी ज़्यादा होती है इसलिए पार्टिकल को डिस्टर्ब कर देता है, इसलिए मोमेंटा में क्या बोलते हैं जो स्प्रेड है वो अधिक मिलता है। ये मेजरमेंट के हिसाब से समझाने की कोशिश की। तो दूसरी ओर अगर क्या बोलते हैं अगर लॉन्ग वेवलेंथ यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल लॉन्ग वेवलेंथ ना, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग वेवलेंथ इस वाले सिस्टम को पकड़ता है। इस वाले सिस्टम को इसलिए पकड़ता है क्योंकि यहाँ पार्टिकल पूरे वॉल्यूम में फैले हैं और फील्ड में एक जैसी है और फील्ड में एनर्जी भी कम है, फील्ड में एनर्जी कम है, तो इंटरेक्शन इस पूरे रेंज में कहीं हो सकता है, इस पूरे रेंज में इंटरेक्शन कहीं भी हो सकता है। यहाँ पर अगर शॉर्ट वेवलेंथ है तो जब सिस्टम इस तरह रहेगा तो यहाँ पे नहीं इंटरेक्ट करेगा, बल्कि फोटोन जब सिस्टम इस तरह रहेगा तो वहीं इंटरेक्ट करेगा। फोटोन अगर सिस्टम इस तरह से है और जब हम फोटोन भेजेंगे तो वो इंटरेक्शन नहीं होगा, और शॉर्ट वेवलेंथ जब भेजेंगे जब तो दूसरा फोटोन शॉर्ट वेवलेंथ भेजेंगे, जब सिस्टम वापस इस तरह से पहुंच जाएगा तब इंटरेक्शन पॉसिबल होगा, क्योंकि ये फोटोन भी वहीं इंटरेक्ट कर रहा है जहाँ पे पार्टिकल और फील्ड आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। ये इनहेरेंट एजम्पशन है। यहाँ पर फोटोन अगर ज़्यादा बड़ी वेवलेंथ का भेजेंगे तो बड़ी वेवलेंथ क्या बोलते हैं कहीं ना कहीं और फील्ड एक ही जगह पे है तो इंटरेक्शन हर जगह पॉसिबल है, तो इस सिस्टम को
कहीं पे भी वो अलग अलग फोटॉन इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए डेल्टा एक्स क्या बोलते हैं बढ़ जाता है। और बड़ी वेवलेंथ जो है सिस्टम को कम डिस्टर्ब करती है, इसलिए डेल्टा पी की वैल्यू क्या बोलते हैं डाउन हो जाती है। इस तरह से भी आप मेजरमेंट के हिसाब से भी समझ सकते हैं। लेकिन ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जिस भी तरह से समझें, मैथमेटिकली समझें या मेजरमेंट की तरफ से समझें, जिस भी तरह से समझें, इसका मतलब यही है कि शॉर्ट वेवलेंथ स्प्रेड डेल्टा एक्स को कम करता है लेकिन डेल्टा पी को बढ़ाता है, और लॉन्ग वेवलेंथ क्या बोलते हैं डेल्टा एक्स को बढ़ाता है लेकिन डेल्टा पी को शॉर्ट कर देता है। लेकिन ये होता क्यों है? होता इसलिए है क्योंकि इंटरेक्शन एक पॉइंट पे हो रहा है और यहाँ पर इसी पॉइंट, इसी रीजन में ही ये फोटोन एब्जॉर्ब होगा, इसी सिस्टम का कैप्चर होगा शॉर्ट वेवलेंथ के कारण। और इस तरह के सिस्टम में ओवरऑल फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होती है, इसलिए क्या बोलते हैं शॉर्ट वेवलेंथ डेल्टा एक्स में स्प्रेड को कम दिखाते हैं। और उसका भी ये कारण है कि शॉर्ट वेवलेंथ जो है अगर इंटरफेरेंस होगा, अगर ये शॉर्ट वेवलेंथ हायर फील्ड को डिस्टर्ब करती है, हायर फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती है, तो ये सिस्टम में फील्ड की ओवरऑल वैल्यू हायर है। तो वहीं दूसरी ओर लॉन्गर वेवलेंथ लॉन्गर वेवलेंथ या लो मोमेंटा के फील्ड के साथ वो करती है, इंटरेक्ट करती है। और फील्ड जबकि पूरी तरह से हर जगह लगभग एक ही है, तो ये पूरे रीजन में इंटरेक्ट करती है और पूरे रीजन में वास्तव में फील्ड और पार्टिकल के इंटरेक्शन हो भी रहे हैं, इसलिए डेल्टा एक्स अधिक है और क्या बोलते हैं डेल्टा एक्स अधिक मिल जाता है और हायर वेवलेंथ सिस्टम को कम डिस्टर्ब भी करता है। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन एज अ सिंगल पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक तरह का स्प्रेड है, वो कभी कम स्प्रेड रहेगा कभी ज़्यादा स्प्रेड रहेगा। क्योंकि फील्ड जो है, अगर फील्ड है सब कुछ, अगर फील्ड ही सब कुछ है, फॉर एग्जांपल यहाँ इस रिवर थोड़ा दूर से दिखाइएगा, अगर फील्ड ही सब कुछ है तो फील्ड में क्या बोलते हैं एक ही पॉइंट पे एक्साइटेशन हो और वो एक्साइटेशन सिस्टम इवाल्व हो हमेशा, ये कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ रहे कभी एज अ सिंगल पार्टिकल यहाँ रहे ना, ये बहुत ही इम्पॉसिबल चीज़ है। अगर फील्ड का एक्साइटेशन है तो एक ही पॉइंट पे क्यों मल्टीपल पॉइंट पे हो सकता है। मतलब फील्ड का एक्साइटेशन अगर है तो स्प्रेड कम होगा या फील्ड के एक्साइटेशन में स्प्रेड का रीजन ज़्यादा होगा, या यही सिस्टम इवॉल्व करेगा तो पूरा क्लाउड बन जाएगा। ठीक है, तो दैट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी कहीं ना कहीं अगर उसको ग्रेट डिटेल में देखें तो इलेक्ट्रॉन को स्प्रेड की तरह ट्रीट करता है। दूसरे इंडिकेशंस हमने श्रोडिंगर इक्वेशन के डेवलपमेंट में देखी। अगर इलेक्ट्रॉन एज अ सिंगल पार्टिकल हम ट्रीट करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन एज अ सिंगल पार्टिकल से ट्रीट करते हैं क्लासिकल पार्टिकल की तरह, तो टोटल एनर्जी सिस्टम की हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की p²/2m हो जाएगी। चूँकि ये फील्ड में है तो ये जो पार्टिकल, ये p पार्टिकल का मोमेंटा होगा और ये कहीं ना कहीं लगातार इसका मोमेंटा चेंज होगा, तो ये कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, ये कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। जबकि वेव पिक्चर, श्रोडिंगर साहब की वेव पिक्चर में अगर हम मोमेंटम ऑपरेटर से ऑपरेट कर दें तो सिस्टम का जो टोटल मोमेंटा वो मिलेगा और x(t) मिलेगा। कहने का मतलब है कि यहाँ सिस्टम का टोटल मोमेंटा p एज अ कांस्टेंट मिलेगा, क्योंकि ये पैरामीटर है, क्योंकि एनर्जी ऑपरेटर से ऑपरेट करने पे सिस्टम की एनर्जी मिल जाएगी और साई मिल जाएगा, जहाँ E कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है। क्लासिकल पिक्चर अगर इलेक्ट्रॉन सिंगल पार्टिकल है तो P कभी भी कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। इसका इंडिकेशन ये है, ये मतलब ये अगर ये दोनों चीज़ें तभी कंबाइन हो सकती हैं क्योंकि श्रोडिंगर साहब ने दोनों तरफ साई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर ई साई तो चलिए ठीक है, सिस्टम की एनर्जी फिक्स है, ई साई की जगह ये ई साई आ गया, ux मल्टीप्लाइड बाई साई आ गया, साई xt इसको कहिए, और p²/2m को p/2m उन्होंने जो लिख लिया तो p इंटू साई कर लिया। लेकिन आप इसको क्या बोलते हैं
ऑपरेटर से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऑपरेटर से साई पे ऑपरेट करने पर मोमेंटा को कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर पार्टिकल का मोमेंटा हमेशा चेंज हो रहा है। तो आप जो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं एज इस सिस्टम से। यहाँ तो रिप्लेसमेंट ठीक है कि इसको आप एनर्जी ऑपरेटर मल्टीप्लाइड बाई साई से आप रिप्लेस कर दीजिए, लेकिन यहाँ पे जो टोटल मोमेंटा कांस्टेंट है, आप इसको पार्टिकल का मोमेंटा जो बदल रहा है वो रिप्लेसमेंट आप ये क्या बोलते हैं नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो सिंगल पार्टिकल की कल्पना है वो गलत है। पार्टिकल और फील्ड एक ही एंटाइटी हैं। ये एक ही एंटाइटी है मतलब क्या है कि फील्ड से पार्टिकल ही आ रहा है और फील्ड और पार्टिकल एक एंटाइटी है, मतलब हम कहीं ना कहीं एक सिंगल पार्टिकल नहीं बल्कि एक स्प्रिट के साथ हम डील कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एज अ स्प्रिट के साथ। हाँ, सिस्टम को डिफाइन करने के लिए केवल हम इतना मान सकते हैं कि क्लाउड कहीं पे पार्टिकल ज़्यादा दिख रहा है, बाकी जगह पार्टिकल कम दिख रहा है, तो उस हिसाब से हम सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी और इस हिसाब से हम सिस्टम को डिफाइन कर ले जाएं। लेकिन हम स्प्रेड के साथ डील कर रहे हैं और मास कहीं ना कहीं पार्टिकल और उसका क्लाउड कहीं ना कहीं पूरा फैला हुआ है और इसी के अंदर फील्ड है। मतलब पार्टिकल और फील्ड हमेशा इंटरेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये सिस्टम E बराबर mc² से मास एनर्जी कन्वर्जन ये डायनेमिक सिस्टम लिया हुआ है और सिस्टम का मास चेंज हो रहा है और ये मोमेंटा जो है वो चूँकि मास हर जगह फैला हुआ है तो पार्टिकल और फील्ड के मोमेंटा को हम अलग नहीं ले सकते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है कि पार्टिकल का मोमेंटा चेंज करता है, वो पोटेंशियल एनर्जी में मतलब फील्ड के मोमेंटम बदल जाता है, फील्ड का मोमेंटा पार्टिकल के मोमेंटम में बदल जाता है क्योंकि एनर्जी फील्ड से पार्टिकल में चली जाती है। लेकिन टोटल मोमेंटा जो होगा वो मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहे हैं, वो पार्टिकल प्लस फील्ड के मोमेंटा के बराबर होगा। दोनों का सम तो कांस्टेंट होगा, ये तो कांस्टेंट होगा क्योंकि सिस्टम है ये, लेकिन इंडिविजुअल कंपोनेंट कांस्टेंट नहीं रहेंगे। लेकिन अगर ये सिंगल पार्टिकल का मास फैल जाए और फील्ड और मास आपस में E बराबर mc² से जुड़े हों, तब इस कंडीशंस में हम दोनों मोमेंटास में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं और ये पूरा मोमेंटा चूँकि मास पूरा फैला हुआ है, स्प्रेड का है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। इस केस में ही हम श्रोडिंगर इक्वेशंस में यहाँ पी साई की जगह ऑपरेटर P इंटू साई को हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो श्रोडिंगर इक्वेशन का डेरिवेशन ही अपने आप में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल को स्प्रेड की उसमें ट्रीट करता है। तीसरा इंडिकेशंस जो मैथमेटिक्स देती है, कैमरामैन रीमा जायसवाल भागो मत, बस 1 मिनट और। तीसरा इंडिकेशंस जो देता है वो बोर मॉडल देता है। बोर मॉडल जो सिंपल मॉडल था रदरफोर्ड मॉडल के ऊपर था, वो ये कहता है कि अगर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और बोर मॉडल कहता है, हम मैथमेटिक्स में जाएं कि अगर MVR बराबर NH कट बाई इसको N मल्टीप्लाइड बाई H/2π। बोर मॉडल ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है जहाँ पे एंगुलर मोमेंटा इस खास तरीके से दिया जाता है। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो है और ख़ास भी है, NH/2π का एंगुलर मोमेंटा फंक्शन है, ठीक है। लेकिन आप देखिए कि अगर R फिक्स कर देंगे और उसमें वेलोसिटी भी है और मास भी है, और अगर ये पार्टिकल है, प्योर पार्टिकल है ना, अगर मास भी फिक्स कर दे तो वेलोसिटी फिक्स हो जाएगी, तो ये सर्किल में रोटेट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो एसेलेरेट करेगा और ये लगातार ये कहीं ना कहीं रेडिएशन को लूज करेगा। जो मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, रेडिएशन को लूज करेगा और इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे क्या बोलते हैं स्पाइरल इन होके धीरे धीरे न्यूक्लियस में चला जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन बोर मॉडल में भी स्टेबल क्यों रहेगा भाई? रदरफोर्ड जो मॉडल बनाया था उन्होंने कहा कि भाई अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, ज़्यादातर पॉजिटिव चार्ज एक जगह है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ सराउंड करते हैं ना। बोर भी वही चीज़ कह रहे हैं, बस बोर कह रहे हैं कि अगर इस तरह का ऑर्बिट रहेगा जहाँ MVR बराबर NH/2π का ऑर्बिट रहेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या बोलते हैं ये EM रिलीज नहीं होगी और इलेक्ट्रॉन स्पाइरल इन होके नहीं गिरेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन को कैसे पता यार कि क्या बोलते हैं कि वो बोर ऑर्बिट में है कि वो यहाँ
रदरफोर्ड ऑर्बिट में है। इलेक्ट्रॉन को कैसे पता? तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स ये है कि चूंकि बोर ऑर्डर फिर भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करता है, तो इसका मतलब है कि पिक्चर ये नहीं है, मैथमेटिक्स सही है। मैथमेटिक्स ये जो कहती है mv r इक्वल टू NH/2 इसका मतलब क्या है कि इसको अलग तरह से इंटरप्रीट करिए। कहने का मतलब है कि r को फिक्स ना करिए, r एक अगर मीन वैल्यू हो, क्या वैल्यू हो कैमरामैन? मीन वैल्यू हो, तो r मीन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में r भी चेंज करेगा, एक्चुअल में v भी चेंज करे और m भी चेंज करे। कहने का मतलब है कि r मीन वैल्यू को रिप्रेजेंट करे लेकिन एक्चुअल में r v m सब चेंज करे। दैट इज अगर सिंपल मॉडल लें तो न्यूक्लियस में वन डायमेंशन में, तो अगर ये मीन वैल्यू है इलेक्ट्रॉन की, दिस इज r, ये मीन वैल्यू है जो ये यहाँ पे रिप्रेजेंट है, लेकिन ओरिजिनल में ये तीनों चीज़ें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन इस तरह से बदल रही है। इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहा है इस मीन वैल्यू के अराउंड, कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, और इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि v चेंज हो रहा है, v चेंज हो रहा है, ठीक है, इसके साथ साथ, और इसी के साथ साथ m भी चेंज हो रहा है। दोनों चीज़ें चेंज हो रही हैं इस ऑसिलेशंस की वजह से ना। तो कहने का मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन अपनी ही फील्ड में, ये नेगेटिव फील्ड है, तो अपनी ही फील्ड में इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहा है इस मीन वैल्यू के। अच्छा, फिर भी इलेक्ट्रॉन एस्केलेट करेगा क्योंकि कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ है, कभी यहाँ है मीन वैल्यू के ना, कभी बीच में होगा ना, ऑसिलेट करेगा, तो एनर्जी तो लूज होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि सिंगल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन कई मल्टीपल पार्टिकल से बना हुआ है और इस मीन वैल्यू के अराउंड ये ऑसिलेट कर रहा है। दैट इज इलेक्ट्रॉन जो है अपनी ही नेगेटिव फील्ड में एज अ क्लाउड है, और ये क्लाउड क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं ये क्लाउड आप ये, और जो रेडिएशन निकलेगा वो इसी क्लाउड में एब्जॉर्ब, जो रेडिएशन है इसी क्लाउड में एब्जॉर्ब हो जाता है। और ये क्लाउड अपनी, अगर एक पोजीशन बड़ा क्लाउड का एक बड़ा पार्टिकल दिखा दें तो यही क्लाउड वास्तव में अपनी पोजीशंस को चेंज करता है। कभी क्लाउड क्या बोलते हैं, इस तरह से दिखेगा कि ज़्यादा थर्मोइड्स एक पॉइंट पे है और बाकी जगह क्लाउड बहुत थोड़ा है। कभी क्लाउड इस तरह से दिखेगा कि पूरा का पूरा पार्टिकल पूरा एकदम क्लाउड की तरह फैल गया है हर तरफ से, कि कोई एक मेजर पार्टिकल दिख ही नहीं रहा है। तो ये हमारा पूरा तरह स्प्रेड सिस्टम है, स्प्रेडेड सिस्टम है, क्या है, और ये हमारा एज अ पार्टिकल वाला सिस्टम है, जहाँ क्लाउड अगल बगल पार्टिकल का क्लाउड बहुत थोड़ा है, लेकिन यहाँ क्लाउड अपनी आइडेंटिटी ही मेन पार्टिकल खो दिया है। इन सभी के बीच में सारे सिस्टम्स होते हैं, और ये सारे सिस्टम्स पॉसिबल हैं किससे? मास एनर्जी कन्वर्जन से। और पार्टिकल्स की अपनी आइडेंटिटी बची नहीं है यहाँ क्लाउड में। अब इस क्लाउड से कोई भी पार्टिकल जब वापस जाएगा तो यहाँ इसको बना लेगा, या क्लाउड में मल्टीपल पार्टिकल्स हैं वो फील्ड के साथ लगातार इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो कोई ये बड़ा पार्टिकल के अंदर भी जो पार्टिकल्स हैं, जब नेक्स्ट बार इस सिस्टम से ये सिस्टम जनरेट होगा तो डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, डिफरेंट तरह के पार्टिकल इसी सिस्टम को जनरेट करेंगे। मतलब पार्टिकल्स की अपनी कोई आइडेंटिटी बची नहीं है, क्योंकि E बराबर mc² से वो मास एनर्जी कन्वर्जन और डायनेमिक उसमें है। अगर इसी सिस्टम में दो इलेक्ट्रॉन हो जाएं, फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन और वो कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसका क्लाउड कम है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क्लाउड के साथ सिस्टम में मौजूद है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस वाले सिस्टम के साथ साइमल्टेनियसली मजबूत है, और दोनों के क्लाउड आपस में मिक्स है, और दोनों के क्लाउड E बराबर mc² से एक दूसरे में पार्टिकल्स कन्वर्ट भी हो रहे हैं ना। तो इस कंडीशंस में दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो अलग अलग, जो पार्टिकल की तरह दिख रहा है, जो उसी समय पे क्लाउड की तरह दिख रहा है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन चूंकि आपस में मास एनर्जी कन्वर्जन उनके पार्टिकल्स लिए हुए हैं, तो दोनों के क्लाउड मिक्स हो जाते हैं, और दोनों के पार्टिकल्स को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, पता नहीं लगेगा कि कौन किसके पार्टिकल्स, कौन इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल्स कौन पार्टिकल्स बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल्स को जब डिफ्रेंशिएट ना कर पाएँ तो स्पिन डिसाइड नहीं है, स्पिन डिसाइड
नहीं है। दिस इज नोन एज सुपरपोजिशन, या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन के दोनों पार्टिकल्स के क्लाउड दोनों मिक्स हैं और दोनों पार्टिकल्स से दोनों इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही स्पिन में हैं, मतलब सुपरपोजिशन में है। क्या है? सुपरपोजिशन में है, क्योंकि डिसाइड है नहीं। इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन को स्प्रेड मान ले तो स्पिन भी समझ में आ जाएगा, सुपरपोजिशन भी आपको समझ में आ जाएगा। बाकी अगर इस पूरे सिस्टम को अगर हम, जैसे हमने अपना मॉडल जो दिया कि एक्चुअली में सब कुछ जो कुछ हो रहा है वो एक तरह से ग्रेविटॉन शीट में एज अ डिस्टर्बेंस जब कोलाइड करते हैं, ये ग्रेविटॉन शीट में लाइट जब कोलाइड करती है तो एक्चुअली में फोटॉन P1 और P2 जो वाइब्रेशंस कोलाइड करते हैं ग्रेविटॉन शीट में, तो जब ये वाइब्रेशंस कोलाइड करते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव डिस्टर्बेंसेस जो हैं वो एक्चुअली में लोकलाइज्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लोकलाइज्ड हो जाते हैं ना। और ये अगर कुछ इस तरह से हो जाए कि दो फोटॉन कोलाइड करने पर कि शीट कुछ इस तरह से हो जाए कि पॉजिटिव वाले ज़्यादा इधर आ जाएं और नेगेटिव वाले ज़्यादा इधर आ जाएं, लेकिन इस बीच में भी चूंकि शीट है ना, तो बीच बीच में कुछ नेगेटिव हो सकते हैं। बीच बीच में यहाँ अगर नेगेटिव ज़्यादा है तो यहाँ बीच बीच में कुछ पॉजिटिव हो सकते हैं। लेकिन ये शीट्स हैं, ये डायनेमिक सिस्टम है। ये क्या है? डायनेमिक सिस्टम है। और अगर इसको हम पॉजिट्रॉन कहें तो इसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और ये डायनेमिक सिस्टम है, तो कभी भी भले इधर पॉजिटिव ज़्यादा है लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव में बदल सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव में, और भले ही नेगेटिव ज़्यादा है लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव में बदल सकता है, और बीच का पॉजिटिव नेगेटिव में बदल सकता है। तो सिस्टम एक तरह से मिक्स है, फ्लक्स में है। हाँ, पॉजिटिव इधर ज़्यादा है, नेगेटिव इधर ज़्यादा है, तो इसलिए इधर पॉजिट्रॉन को पाएंगे आप जब डिटेक्ट करेंगे, और इधर आप इलेक्ट्रॉन को पाएंगे। लेकिन पाएंगे जब, तब क्या पाएंगे कि आप नेगेटिव वाले को फिर पूरा एक तरह से एक कर लेंगे। जैसे ही वाले नेगेटिव वाले को एक करेंगे तो सारे पॉजिटिव एक तरफ हो जाएंगे। ठीक है ना। और उसी के साथ स्पिन भी डिसाइड हो जाएगी। तो जब तक मेजरमेंट नहीं करेंगे तब तक क्या बोलते हैं, चूंकि सब कुछ मिक्स है मास एनर्जी कन्वर्जन के कारण, तब तक सुपरपोजिशन होता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सिस्टम डिफाइंड नहीं है। आइंस्टीन बिल्कुल सही कहते थे, या पेनरोज साहब सही कहते हैं कि जो भी सिस्टम जिस भी समय रहेगा, भले ही ये मिक्स रहे, भले ही सिस्टम या तो इस तरह से रहे, या तो एक सिंगल पॉइंट पे रहे डिस्टरबेंस, या तो ज़्यादा पॉइंट पे डिस्टरबेंस रहे, लेकिन हर एक समय पर सिस्टम एक बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है। वो बात अलग है कि इतना तेजी से ये सब कुछ चेंज हो रहा है कि हम सिस्टम को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए प्रोबेबिलिटी थ्योरी का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी थ्योरी का प्रयोग करने से जो सुपरपोजिशन इंटेंगलमेंट आता है, उसके पीछे कारण ये है कि E बराबर mc² जो है, E बराबर mc², जिससे फील्ड और पार्टिकल लगातार डायनेमिक फ्लक्स में रहते हैं, वो पीछे एक हिडन वेरिएबल, हिडन इंफॉर्मेशन है। और चाहे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो, चाहे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हो, चाहे बोर का मॉडल हो, ये सभी इलेक्ट्रॉन को एज ए स्प्रेड की तरह क्या बोलते हैं, ट्रीट कर रहे हैं, या स्प्रेड की ओर इशारा करते हैं। और यही स्प्रेड टनलिंग को भी रिप्रेजेंट कर लेगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन स्प्रेड है तो बीच में फील्ड की एनर्जी है, तो वो एनर्जी अगर काइनेटिक एनर्जी में बदल जाए तो इलेक्ट्रॉन उस पोटेंशियल को भी पार कर लेगा जो को नहीं करना चाहिए। तो टनलिंग, सुपरपोजिशन, एंटेंगलमेंट, ये सारी चीजें क्या बोलते हैं, फिट बैठ रही हैं। इलेक्ट्रॉन अगर हम उसको स्प्रेड मान ले और E बराबर mc² के जरिए वो स्प्रेड लगातार हो रहा है, तो ये एकदम बिल्कुल सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। हम लेमैन हैं, लेकिन हम कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि एक दिन लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर इलेक्ट्रॉन को भी ब्रेक कर लेंगे। चूंकि इलेक्ट्रॉन और उसकी फील्ड और पार्टिकल E बराबर mc² से काफ़ी स्टेबल सिस्टम में है, इसलिए सेपरेशन नहीं हो पा रहा है, या किसी ट्रिक के जरूर आज नहीं तो कल इलेक्ट्रॉन को भी ब्रेक किया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। और रीमा जायसवाल कैमरामैन, मेरी बहन का बहुत बहुत आभार। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सर।